अभी मैं कुछ आंकड़े चेक करी थी तो लगभग 4.5 लाख केसेस हैं जो 2023 में रिपोर्ट हुए हैं। अभी ये रिपोर्ट हुए हैं विमेन्स अगेंस्ट जो क्राइम होते हैं विमेन्स के उस पे। कुछ बहुत हार्मलेस सी चीज़ें शुरू होती हैं, पहले कोई घूर रहा होता है, फिर कुछ कमेंट्स शुरू होते हैं। तो ये कहाँ लाइन वो ख़त्म स्विच हो जाती है कि भाई अब ये हैरेसमेंट है, अब ये हार्मलेस नहीं है। वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए आ रही है, वहाँ कोई उसे लिफ्ट ऑफर करता है फॉर एग्जांपल, और जिसको वो जानती नहीं है, इट इज़ हैरेसमेंट। उसके बारे में कुछ कहता है ताकि यू आर लुकिंग सो ब्यूटीफुल एंड ऑल, तो लेडी पे डिपेंड करता है उसको वो कमेंट कैसा लग रहा है। अगर वो कमेंट उसको लग रहा है कि हाँ वो उसमें थोड़ा डर पैदा हो रहा है उस कमेंट को लेके, इट इज़ हैरेसमेंट। एक ही चीज़ है यार, छोड़, इग्नोर कर, मूव ऑन, छोड़ इसको, कौन कौन मुंह लगेगा, कौन झंझट। तो इन अ वे क्या हम सोसाइटी में हैरेसर जो है उसको कहीं ना कहीं बढ़ावा ही दे रहे हैं? फिर आपके एक्सपीरियंस में कितने ऐसे केसेस आते हैं जो हैरेसमेंट के होते हैं एंड वो आपके नोन बंदे या फैमिली या ऐसे लोगों से होते हैं? काफ़ी होते हैं। तो एक लड़की ने मुझे पर्सनल चैट पे मुझे पर्सनल मैसेज किया था जूम पे कि मेरे फादर मेरे साथ 3 साल से गलत कर रहे हैं एंड शी वाज एट दैट टाइम 12 इयर्स ऑफ एज। तो समझिए आप 9 साल से उसका हो रहा था। अभी समझिए लिव इन रिलेशंस है, लिव इन जैसे जिस दिन ब्रेकअप होता है उसी दिन एफआईआर हो जाती है रेप की। अच्छा, मोस्टली क्या होता है कि जब हैरेसमेंट के जो फर्स्ट इनकाउंटर्स होते हैं ना वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट में होते हैं फॉर अ लॉट ऑफ गर्ल्स। इज देयर अ वे के दे कैन रिएक्ट और दे कैन डू समथिंग जिससे एक जो हैरेसर है उसको गिल्ट या कुछ ऐसा उसका सर्कमस्टांस वहाँ बन जाए कि वो फिर उसको लगे यार कि मैंने गलत किया? आप एक हाथ उठा दीजिए और घर जाइए, बाकी का काम जो आसपास की पब्लिक है वो संभाल लेगी। आम जनता के लिए अगर कोई जैसे किसी की इमेज मॉफ करता है, कुछ ऑनलाइन डालता है या जैसे कहते हैं ना वीडियो कुछ सर्कुलेट करता है, तो इसमें पहली चीज़ क्या करनी चाहिए एक लड़की को? व्हाट आर द स्टेप्स शी शुड डू? देखिए सबसे पहले तो सबसे बड़ा हिंड्रेंस टू फाइल अ कंप्लेंट इज क्या? पुलिस स्टेशन जाना पड़ेगा, पुलिस से डील करना पड़ेगा। पुलिस ऑफिसर्स को हम लोग ट्रेन करते हैं कि कैसे अप्रोच होनी चाहिए, किस टाइप के क्वेश्चंस पूछने चाहिए, किस टाइप के नहीं पूछने चाहिए और कैसे उसको नॉर्मल लाना चाहिए। अगर डाउरी के जो केसेस होते हैं या हैरेसमेंट के, सेक्सुअल हैरेसमेंट के भी जो केसेस होते हैं, कितने फेक निकलते हैं। अभी मैं कुछ आंकड़े चेक करी थी तो लगभग 4.5 लाख केसेस हैं जो 2023 में रिपोर्ट हुए हैं। अभी ये रिपोर्ट हुए हैं विमेन्स अगेंस्ट जो क्राइम होते हैं विमेन्स के उस पे। इसका मतलब हर रोज 1200 केसेस आपके रिपोर्ट हो रहे हैं। ये मोटा मोटा 4 कैटेगरीज में डिवाइडेड होते हैं। डोमेस्टिक वायलेंस हो गया, किडनैपिंग हो गया, मोलेस्टेशन, सेक्सुअल हैरेसमेंट हो गया और रेप। तो आज का जो हमारा एपिसोड है ये क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन जो हो रहे हैं उन्हीं को डिकोड करने वाला है। बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये एपिसोड सब तक पहुंचे, इसलिए प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन ज़रूरी है कि सबको पता हो। आज के जो हमारे गेस्ट हैं एक बहुत ही फेमस लॉयर हैं, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं, लीगल एडवाइज़र हैं काफ़ी स्टेट्स के जहां पर क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन के प्रति इंफॉर्मेशन, अवेयरनेस और सेंसिटाइजेशन, ये सब चीज़ों की वो ध्यान रखते हुए लेक्चर्स लेते हैं, सेशंस लेते हैं पुलिस के साथ, टीचर्स के साथ, स्टूडेंट्स के साथ। तो आइए आज मिलते हैं हमारे गेस्ट से। बहुत ही फेमस एडवोकेट है और काफ़ी नामी जानी केसेस की हैं उन्होंने इस फील्ड से रिलेटेड, और उनसे सब जानेंगे कि जब ऐसा क्राइम होता है तो क्या करना चाहिए, अवॉइड कैसे हो सकती हैं ये चीज़ें, कैसे पुलिस की हेल्प आप ले सकते हो एंड आगे चल के इसका क्या, इन चीज़ों का क्या हल है। तो आइए मिलते हैं विशाल सक्सेना जी से। थैंक यू विशाल साहब, आप आए हमारे शो पे। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है एंड बहुत ही आई थिंक संजीदा टॉपिक है। तो आई होप कि हम लोगों को अच्छे से इसके बारे में इंफॉर्मेशन दे सके एंड सही तरीके से उनको समझा सके कि ये चीज़ कैसे हैंडल होती है। तो सबसे पहले तो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, जैसे हैरेसमेंट हम कहते हैं, ये भाई हमें हैरेस कर रहा है। कुछ बहुत हार्मलेस सी चीज़ें शुरू होती हैं, पहले कोई घूर रहा होता है, फिर कुछ कमेंट्स शुरू होते हैं। तो ये कहाँ लाइन वो ख़त्म स्विच हो जाती है कि भाई अब ये हैरेसमेंट है, अब ये हार्मलेस नहीं है कुछ? हैरेसमेंट देखिए, जब एक लड़की या लेडी घर से निकलती है तो सबसे पहले वो घर से निकलती है, ऑफिस अगर जा रही है, कॉलेज अगर जा रही है, और
कुछ समझिए एक खाली मैदान है और उसमें 2-3 लोग खड़े हैं जो उस पे कमेंट कर रहे हैं, दैट इज़ हैरेसमेंट, दैट इज़ डायरेक्ट हैरेसमेंट एक्चुअली। उसके बाद वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए आ रही है, वहाँ कोई उसे लिफ्ट ऑफ़र करता है फॉर एग्ज़ाम्पल, और जिसको वो जानती नहीं है, इट इज़ हैरेसमेंट। उसके बारे में कुछ कहता है ताकि यू आर लुकिंग सो ब्यूटीफुल एंड ऑल, तो लेडी पे डिपेंड करता है उसको वो कमेंट कैसा लग रहा है। अगर वो कमेंट उसको लग रहा है कि हाँ वो उसमें थोड़ा डर पैदा हो रहा है उस कमेंट को लेके, इट इज़ हैरेसमेंट। अब वो ऑफिस आई, ऑफिस में समझिए किसी से झगड़ा हो गया, बॉस से झगड़ा हो गया, बॉस इज़ आस्किंग फॉर सेक्शुअल फेवर्स, कुछ पोर्नोग्राफिक एलिमेंट वो उसे भेज रहे हैं बार बार फ़ोन पे, इट इज़ हैरेसमेंट। किसी से लड़ाई होती है, कपड़े वगैरह फट जाते हैं, इट इज़ हैरेसमेंट। मॉल में है, वॉशरूम में है, कपड़े चेंज कर रही है या कुछ ऐसे कंडीशन में है जहाँ वो शी वोंट एक्सपेक्ट कि मुझे कोई देखे या कोई फ़ोटो खींचे इस सिचुएशन में, ऐसा कोई करता है, इट इज़ हैरेसमेंट। एंड फाइनली हाँ, स्टॉकिंग तो है ही। जो वो समझिए बाइक वाला जो सुबह उसको खूबसूरती बहुत बयान कर रहा था, अब उसका धर्म है कि वो ऑफिस से घर तक भी उसको वापस छोड़ेगा, इट इज़ स्टॉकिंग। ये तो रोज़ के हैरेसमेंट हो गए जो डेली बेसिस पे एक लेडी या लड़की फेस करती होगी। जो बड़े बड़े केसेस हैं जैसे सेक्सुअल हैरेसमेंट या रेप, तो ये तो फिर भी चलिए रिपोर्ट हो जाते हैं, बट ये जो डेली के जो छोटे छोटे ऑफेंसेस हैं, ये शायद कभी कभी तो लेडीज़ को पता भी नहीं चलता, दे लाइक लेट इट गो, लेट गो, ऐसा करते कौन हैं। पड़ेगा यस, कौन पड़ेगा इन चक्करों में। पर जैसे अभी आपने कुछ केसेस साइड के, ये हैरेसमेंट होती है। अब जैसे आप ऑफिस में कलीग्स हैं, यू नो ईच अदर, तो तब अगर किसी ने कुछ ऐसा कमेंट किया विच इज समहाउ, आपको वो प्रेज कर रहा है आपकी ब्यूटी को इन अ वे, बट एक थिन लाइन है, वो चीज़ वो समझ नहीं आ रही कि इज ही दिस साइड या इस साइड, तो तब एक एक लेडी वो कैसे गेज करे कि यार दिस इज हैरेसमेंट, ये सही नियत से नहीं था। देखिए, मैं तो मानता हूँ कि लेडीज़ को ना एक भगवान ने सिक्स सेंस दे के ही भेजा है। अगर वो आगे भी चल रही हैं और समझिए कोई लड़का पीछे 1 किलोमीटर चल रहा है, उसको देख रहा है, उसको कहीं ना कहीं तो पता लग ही जाता है कि हाँ मुझे ये घूर रहा है। तो ये कहीं ना कहीं सेंस है लेडी के पास, उसको बकायदा पता चल जाता है कि आज ये कमेंट थोड़ा, इसकी इंटेंशन जो थी वो इतनी अच्छी नहीं थी। सो लेडी के डिपेंड करता है कि लेडी को रिपोर्ट करना है या नहीं करना है। पर हमारी सोसाइटी में जैसे पेरेंट्स हो गए या इवन फ्रेंड्स होते हैं हमारे साथ, तो एक ही चीज़ है यार, छोड़, इग्नोर कर, मूव ऑन, छोड़ इसको, कौन कौन मुंह लगेगा, कौन झंझट। तो इन अ वे क्या हम सोसाइटी में हैरेसर जो है उसको कहीं ना कहीं बढ़ावा ही दे रहे हैं फिर? देखिए, यू हैव टू ड्रॉ अ लिमिट, ड्रॉ अ लाइन कि भाई एक बार हो गया, अगर इग्नोर करा जा सकता है और आप उसे बेनिफिट ऑफ डाउट देना चाहती हैं, दे दीजिए। दूसरी बार हो गया, देन यू विल बिकम अलर्ट कि पहला बार तो चलो मैंने बेनिफिट ऑफ डाउट दे दिया, इसने मतलब हमने पहली बार कुछ नहीं बोला तो ये सेकंड टाइम ही इज टेकिंग चांसेस, तो उसके बाद से फिर आप अलर्ट हो जाएंगे। उसके बाद से यस, यू कैन रिपोर्ट, यू हैव टू रिपोर्ट, यू शुड रिपोर्ट। तो आपको मतलब आपके एक्सपीरियंस में कितने ऐसे केसेस आते हैं जो हैरेसमेंट के होते हैं एंड वो आपके नोन बंदे या फैमिली या ऐसे लोगों से होते हैं? काफ़ी होते हैं। अभी जितने लेक्चर्स में मैं गया हूँ, जितने हमने कॉलेजेस में जैसे वर्कशॉप्स करी हैं, डिलीवर किए मैंने लेक्चर्स, उसमें काफ़ी लड़कियों की कंप्लेंट आती है कि विद इन द फैमिली, जैसे कज़न है तो कज़न ट्राइड टू टच हर इन एन इनअप्रोप्रिएट वे, और जब वो फैमिली के पास ही शिकायत लेके गई तो फैमिली वालों ने उसी को डांट दिया कि तूने कुछ गड़बड़ की होगी। फिर एक लड़की गई, वो ट्यूशन जाती थी पढ़ने, तो कुछ लड़के खड़े रहते थे, उसे हैरेस करते थे, तो पेरेंट्स ने उसका रास्ता चेंज करवाया। रास्ता चेंज करके भी वो लड़के मिले उसे, तो पेरेंट्स ने बोला तू 6 घंटा पहले ट्यूशन क्लास में जाके बैठो, वहीं नहाओ, वहीं पे वॉशरूम यूज़ करो, वहीं पे आप खाना खाओ, ताकि इन लड़कों को पता ना चले। सो दिस इज़ अ मेंटेलिटी। पेरेंट्स भी कहते हैं कौन पुलिस वगैरह के चक्कर में पड़ेगा, छोड़ो, इग्नोर करो। तो उसको उनको ये पता नहीं चलता है कि ये जो ट्रॉमा है लड़की के मन में, ये जब तक वो जिंदा है तब तक वो उसके मन में रह जाता है कहीं ना कहीं। क्योंकि मैंने तो 80 ईयर्स की भी स्टोरी सुनी है, तो उनको अब तक वो चीज़ याद है जो उनके साथ 16 ईयर्स की एज में हुआ था। पर लॉ में कोई ऐसा लीगली आधे बाउंड या रॉन्ग है या कुछ कर सकते हैं जब पेरेंट्स ऐसा बोलते हैं कि तेरी गलती हुई होगी, या एंड द केस कम्स आउट और फिर वो चीज़ हो नहीं जाती नहीं, है, नथिंग इसमें हम तो। कुछ नहीं कर सकते? नहीं, क्योंकि ज़्यादातर केसेस में माइनर होती हैं लड़कियां, हम्म। तो माइनर को तो पेरेंट्स ही समझा देते हैं। हाँ, पेरेंट्स भी अगर इन्वॉल्व हैं किसी मतलब इलीगल उसमें, तो यस, दे कैन रिपोर्ट। आप कोई केस यू कैन एक्सप्लेन जहाँ लेट्स से द पेरेंट्स, द फादर वाज इन्वॉल्वड विद अपने यस, आई वॉज चाइल्ड? डिलीवरिंग अ लेक्चर और जूम पे था, कोविड के बाद का टाइम था, तो ऑब्वियसली जूम पे रहती थी क्लासेस। तो 2-3 हज़ार लोग उसमें थे सेशन में, तो एक लड़की ने मुझे पर्सनल
चैट पे मुझे पर्सनल मैसेज किया था जूम पे कि मेरे फादर मेरे साथ 3 साल से गलत कर रहे हैं एंड शी वाज एट दैट टाइम 12 ईयर्स ऑफ एज। तो समझिए आप 9 साल से उसको हो रहा था। देन उसको थोड़ी हिम्मत दी गई ड्यूरिंग द लेक्चर ओनली, तो हमने जिसको बोलना था बोला, तो ही गॉट अरेस्टेड। नाउ शी इज लिविंग हैप्पीली तो विद अ इन मदर। केसेस में मदर्स को नहीं पता होता क्या? मदर्स को पता होता है बट बिकॉज ऑफ प्रेशर, बिकॉज डिपेंडेंट जो मदर्स होती हैं वो थोड़ा डरती हैं कि हमें घर से निकाल देंगे, क्या निकाल देंगे। अभी जिनको कानून की जानकारी है इसलिए हम अवेयरनेस सेशंस लेते हैं ताकि ऐसे केस बाहर आते हैं तो हिम्मत आती है। तो जैसे अगर अभी आपने जैसे बोला कि हमने किसी की हेल्प लिया, किसी को बताया एंड द फादर गॉट अरेस्टेड, तो जब मदर साइलेंट रहती है तो उनके लिए कोई पनिशमेंट नहीं हो सकती? मदर एक्चुअली अभी देखिए हो तो सकती है, लेकिन नॉर्मली फिर उन्हें, एक बच्ची माइनर है तो मदर को तो उनका साथ देना ही है। अभी एक केस में तो मदर भी इन्वॉल्व थी। अच्छा। हाँ, मदर भेजती थी लड़की को कहीं कहीं कि तुम यहाँ जाओ, तुम वहाँ जाओ। ऐसे केसेस भी हुए हैं। ओह स्ट्रेंज। यस, बहुत स्ट्रेंज केसेस आते रहते हैं। मैंने ना अभी मैं आपको जैसे बता रही थी कि अभी मैंने एक प्राइवेट डिटेक्टिव के साथ पॉडकास्ट किया था, तो उन्होंने एक केस बताया जिसमें द टीचर वो वाज टीचिंग यंग गर्ल्स को पढ़ाता था एंड ही वाज टेकिंग फेवर्स फ्रॉम देम सेक्सुअली, और फिर ही यूज टू सी कि अगर मदर भी सिंगल है ना तो फिर वो मदर को भी इसमें इन्वॉल्व करके मदर के साथ भी सेक्सुअल फेवर्स करते थे। एंड दिस किसी ने रिपोर्ट किया होगा, किसी ने कहा होगा आप इनकी वो करो, तो ये चीज़ बाहर आई। तो ऐसा कोई मुझे मतलब आई डोंट नो, बट आपके इन योर टेन्योर कोई ऐसा केस आया हो जो आपको बहुत हैरान करा हो, जिसने वेयर एज क्राइम वाज रिलेटेड टू अगेंस्ट वुमेन? इसको अगर हम उल्टा कर दें, अच्छा। लेडी टीचर है और माइनर लड़का है, एंड मेट्रो सिटीज़ में क्या होता है, पेरेंट्स ज़्यादातर वर्किंग रहते हैं, तो दोपहर के वक्त पढ़ाने आती थी। तो लड़का बहुत चुपचाप रहने लगा थोड़े दिनों के बाद। फिर उसने कंप्लेंट करी मदर फादर से कि ऐसा मेरे साथ कुछ तो गलत हो रहा है। देन दे रिपोर्टेड, एफआईआर हुई। फिर उनको पता चला एफआईआर हुई है, तो उन्होंने रेप की काउंटर कंप्लेंट करी, बिकॉज अ लेडी कैन आल्सो फाइल अ टीचर कैन ऑफ कंप्लेंट। यस, कोर्स। बाद में इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि लेडी वाज द कल्प्रिट। सो पर यहाँ पे जैसे द माइनर वाज अ बॉय, विमेन वर्सेस मेन जब ऐसी कंप्लेंट्स आती हैं, ऑब्वियसली आई थिंक द लॉ फेवर्स विमेन मोर इन दिस। तो यहाँ पे क्या डिस्क्रिपेंसीज आती हैं, कैसे आप लोग देखते हो कि यार ये कुड बी अ फेक केस? देखिए, अगर माइनर है तो माइनर तो जेंडर न्यूट्रल है, लड़का है लड़की, हमें इस बात का कोई फ़र्क नहीं पड़ता। राइट। और इधर एक्यूज कौन है इस बात का भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 18 ईयर्स से कम है तो पॉक्सो लग जाता है। तो उसमें अगर किसी वुमेन ने हैरेस किया है या आदमी ने हैरेस किया है तो दोनों पे चार्ज लग सकता है। अब बात रही फेक केसेस की, बहुत ही ज़्यादा डिपेंड करता है केस टू केस पे। इन्वेस्टिगेशन का मैटर है, इन्वेस्टिगेशन के दौरान ही पता चलता है कि ये केस फेक है या जेन्युइन केस है। अभी समझिए लिव इन रिलेशंस है, लिव इन जैसे जिस दिन ब्रेकअप होता है उसी दिन एफआईआर हो जाती है रेप की। अच्छा। ज़्यादातर अभी कुछ जेन्युइन केसेस भी होते हैं, उसमें कुछ फेक केसेस भी होते हैं। तो अकॉर्डिंग टू द फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस ऑफ ईच केस द कोर्ट डिसाइड्स कि हाँ ये एक फेक केस माना जाए या इसे नॉर्मल बट केस ऐसे माना कैसे जाए। पता चलता है? बिकॉज व्हेन यू आर इन अ लिव इन, इतनी बारी यू मस्ट बी इन्वॉल्व्ड फिजिकली, कंसेंट के साथ भी और बिना कंसेंट के भी। अभी समझिए कि दो लोग रिलेशनशिप में हैं और आदमी ऑलरेडी मैरिड है और इसके साथ लिव इन है 8 साल से, और सोशल मीडिया पे सब जगह दिख रहा है कि आदमी मैरिड है। अब लेडी गई कोर्ट में, एक तो कंप्लेंट फाइल कर दी जबकि है जेन्युइन, उसको शायद ना पता चला हो, लेकिन जब कोर्ट ने उसको मतलब डाटा कि तुम्हारा रिलेशनशिप क्या था, अगर तुम्हें इस आदमी के सोशल मीडिया पे जो ओपनली सब फोटोज़ हैं वो ही नहीं दिख पाया तो इसको हम फेक भी मान सकते हैं, और हो सकता है बेचारी इतनी सीधी रही हो कि उसे सोशल मीडिया ना आता हो। दूसरा केस ये होता है कि जैसे दोनों लड़का लड़की डिफरेंट रिलीजन के हैं, अब उन्हें लड़की को भी शुरू से पता है कि हमारी शादी में तकलीफ़ आने वाली है, तो इसे हम कहते हैं फेक प्रॉमिस ऑफ मैरी। आजकल बहुत चल रहा है ना फॉल्स प्रॉमिस मैरी के, उसमें पनिशमेंट्स हो जाती हैं। तो आप कैसे देखते हैं कि ये प्रॉमिस शुरू से फॉल्स था या जेन्युइन था? तो सिंस द इंसेप्शन ऑफ दैट प्रॉमिस इट शुड बी फेक, देन इट इज़ फॉल्स प्रॉमिस। मतलब जब से रिश्ता शुरू हुआ तब से वो फॉल्स की बुनियाद पे होना चाहिए। अभी लड़की को भी पता है कि हाँ भाई शादी में दिक्कत आएगी, तो देन इट इज़ नॉट फॉल्स, इट इज़ ब्रीच ऑफ प्रॉमिस कि भाई नहीं हो पाई। अब एक बार पता चल गया शादी नहीं हो पा रही, फिर लड़का अगर फिजिकल रिलेशंस करता है कि मैं करूँगा कोई बात नहीं, देन इट कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ फॉल्स प्रॉमिस।
पर अगर कंसेंट है और बाद में वो कर सकती है, कंप्लेंट कर सकती है। वो तब भी कंप्लेंट Yes, कर yes, सकती है। अच्छा अच्छा, मोस्टली क्या होता है कि जब हैरेसमेंट के जो फर्स्ट इनकाउंटर्स होते हैं ना वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट में होते हैं फॉर अ लॉट ऑफ गर्ल्स। तो ऐसे केस में ठीक है आप रिपोर्ट करो, दैट इज वन, बट इज देयर अ वे के दे कैन रिएक्ट और यू नो दे कैन डू समथिंग जिससे एक जो जो हैरेसर है उसको गिल्ट या कुछ ऐसा उसका सर्कमस्टांस वहाँ बन जाए कि वो फिर उसको लगे यार कि मैंने गलत किया। देखिए ये क्वेश्चन मुझे बहुत आता है। वो लोग ये कहते हैं सर आप तो हमें बता के जा रहे हैं, ठीक है, पुलिस को हम जब तक फ़ोन करेंगे तब तक तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट में वो काम हो चुका होगा। बिल्कुल। तो मैं उनको एक ही राय देता हूँ, कोविड के बाद सब लोग बहुत हैं फ्रस्ट्रेटेड, ठीक है, आप तो बस उस आदमी को आइडेंटिफाई कीजिए। पहले तो आप ये अपने अंदर अवेयरनेस लाइए कि आपके साथ ये हो सकता है, क्योंकि आपको कोई टच करता है ना, यू गो ब्लैंक फॉर फ्यू मिनट्स और उस बीच में वो आदमी चला जाता है। तो पहले तो आप अवेयरनेस होनी चाहिए, हो सकता है मेरे साथ। अब वो अवेयरनेस अगर आपको है तो आप वो जो ब्लैंक होने का पीरियड है वो एकदम मिनिमल हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। तब आप यू कैन आइडेंटिफाई कि किसने किया है। आप एक हाथ उठा दीजिए और घर जाइए, बाकी का काम जो आसपास की पब्लिक है वो संभाल लेगी। आधे लोग तो इम्प्रेस करने के चक्कर में होंगे, आधे लोग जो परेशान है घर की वो आज सोच रहे होंगे उनका हाथ साफ करने का मौका मिल गया, बिंदास। लेकिन आदमी सही होना चाहिए, ऐसा नहीं कि बेचारा कोई दूसरा था और गलती से लग हाँ गया गलती या से कुछ लग गया ऐसा भी ऐसा। हो गया। आवाज़ उठाइए, काफ़ी लड़कियों ने आवाज़ उठाई, किसी लड़की ने तो चप्पल, ये भी बोला है लड़की ने कि चप्पल उठा के मैंने मारा, पब्लिक ने भी मारा। तो उसका जो फेस पे सेटिस्फेक्शन होता है ना ड्यूरिंग द जैसे वर्कशॉप, तो वो बताती है, तो वो सही में बहुत इलेक्ट्रीफाइंग एनर्जी से बताती है। और एक लेडी बता रही है मेरे साथ ये हुआ था मैं कुछ नहीं कर पाई, उसकी एनर्जी बहुत डाउन होती है। बट इज देयर अ वे, कुछ ऐसा हमें पता चलता है कि यार ये जैसे बच्चों को बैड टच गुड टच सिखाते हैं, बट जब आप ऐसे ट्रांसपोर्ट में होते हो कि यार ये जेन्युइनली गलती से हुआ और ये इंटेंशनली था। देखिए अगर आप ट्रेन में जैसे लोकल ट्रेन्स वगैरह हैं तो और समझिए आप इस तरफ से जा रही हैं, आदमी सामने से इस तरफ से आ रहा है, तो उसको नॉर्मली इसी डायरेक्शन में चलना चाहिए। बट इफ़ ही कम्स डायगनली, ऐसे ऐसे थोड़ा 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 करीब आता चला जाएगा, देन यू शुड बी अलर्ट कि हाँ भाई टच हो सकता है, दिस इज़ इंटेंशनल। हाँ, ट्रेन में है या ट्रेन ने कुछ मतलब एकदम से ब्रेक मारा या बस ने एकदम से ब्रेक मारा और वो आप पे आ गया आपकी बॉडी पे, देन इट मे बी अनइंटेंशनल। लेकिन हाँ बस स्मूथ चल रही है, ट्रेन स्मूथ चल रही है, फिर भी वो अपने आप को पुश कर रहा है आपकी बॉडी के अगेंस्ट, या ही देन कीप्स योर हैंड कहीं यस यस पे। यस। जैसे आप समझिए एक लेडी है खड़ी हुई है और आदमी बैठा हुआ है और वो सीट को पकड़ के खड़ी हुई है, सीट का जो पीछे का रेलिंग होता है, आदमी बार बार सिर उस पर ऐसे कर रहा है, हाथ ऐसे कर रहा है, देन इट इज़ इंटेंशनल। अच्छा, इज स्टेयरिंग कंटिन्यूसली आपने कहा पार्ट ऑफ हैरेसमेंट? देखिए डिपेंड करता है। अभी काफ़ी लड़कियों की कंप्लेंट थी, कॉलेज के बाहर एक स्टेशनरी वाला है वो स्टेयर करता रहता है। अभी इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, समझिए एक बार हो गया तो हो सकता है, अभी हमें भी कभी कभी कन्फ्यूजन हो जाता है कि हमें देख रहा है या किसे देख रहा है, बट हाँ ज़्यादा स्टेयर कर रहा है तो इसका स्टॉकिंग में आ जाएगा वो, देन यू कैन रिपोर्ट टू द मतलब कॉलेज की अथॉरिटीज़ हैं या पेरेंट्स हैं, उनको बता सकते हैं। जब कोई जैसे स्टॉकिंग का पार्ट होता है तो उसका क्या प्रोसीजर होता है टू फाइल अ कंप्लेंट? क्या मैं पुलिस के पास क्या चीज़ के साथ जाती हूँ और फिर कैसे वो प्रोसीजर होता है, या कोई हम पहले किसी और तरीके से उसको सॉल्व करते हैं? व्हाट इज द, आई एम नॉट सेइंग अभी ये बहुत बढ़ गई है कंप्लेंट, बट इट्स अ स्टॉकिंग कंप्लेंट। देखिए पहले तो होता था फिजिकल स्टॉकिंग, जिसमें जैसे पुराने ज़माने में मोबाइल ज़्यादा यूज़ नहीं होते थे, व्हाट्सएप वगैरह नहीं थे, तो लड़के को पीछा करना है तो बाकायदा लड़की के पीछे जाएगा, उसे फॉलो करेगा। लड़की कैन गो टू इन ऐसे केसेस में कंप्लेंट फाइल करेगी, जैसे बाइक पे है बाइक का नंबर दे देगी तो पुलिस विल इन्वेस्टिगेट कि भाई कैसे आ रहा है। अभी आजकल क्या होता है, डिजिटल मीडियम हो गया है, तो फिज़िकल मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ती लड़के को। आपने डीपी लगाया एक व्हाट्सएप पे तो वो बोलेगा अरे कितनी आप खूबसूरत लग रही हैं डीपी पे, और हो सकता है आप उसको नहीं जानती हैं। एक बार हो गया चलिए इग्नोर कर दिया, सेकंड टाइम हो गया, देन जब आपके मन में डर बैठेगा तो ऑब्वियसली विल टेक अ स्क्रीनशॉट कि भाई ऐसे ऐसे मेरे साथ ये हो रहा है। मेल पे है, अगर कोई आपका कलीग आपको परेशान कर रहा है तो मेल पे यू कैन टेक द प्रिंट आउट्स। ऐसे इंस्टा है, टेक स्क्रीनशॉट्स, ये रिपोर्ट टू द इंस्टाग्राम, और यूट्यूब पे होता है शायद रिपोर्टिंग का। तो आप अथॉरिटीज़ के पास जब डिजिटल एविडेंस लेके जाते हैं तो आपका केस थोड़ा स्ट्रांग हो जाता है। अच्छा, एक जब मैं पढ़ रही थी और आपके बारे में, तो आपने यू नो जैसे आपने कहा आप सब डिजिटल है, तो बहुत जगह मॉर्फ्ड फोटोज, मॉर्फ्ड मैसेजेस, इन सब का भी बहुत केसेस बाहर आते हैं। इनफैक्ट आपने खुद सुची लीक्स केस में
उसके तह तक उसको लेके गए हैं। कैन यू एक्सप्लेन एक तो वो केस क्या था एंड फाइनली उसका वर्डिक्ट क्या हुआ और इससे क्या लर्निंग मिली है हम सबको? शुचि लीक्स एक्चुअली एक वहाँ के कुछ लोग इन्वॉल्व थे सदर्न स्टेट के। तो वो क्या करते थे, वो रोज़ एक किसी एक्टर के वो मॉफ वीडियोस या थोड़े इंटीमेट वीडियोस वो रोज़ पब्लिश कर देते, सर्कुलेट कर देते थे कि आज इसका आ गया, आज इसका आ गया। तो वो शुचि लीक्स हो गया, मतलब पहले लीक एक कर से रहे हैं, स्टार्ट हाँ हुआ था लीक बट कर रहे हैं, देन हाँ। ओके। तो मेरी जो क्लाइंट थी उनके भी कुछ फोटोग्राफ्स लीक हो गए थे, तो मॉफ थे या, तो हम लोग गए थे फिर साइबर क्राइम में उस समय। अभी तो हर पुलिस स्टेशन में एक साइबर क्राइम का एक सेल होता है कि यू कैन गो एनी पुलिस स्टेशन, टू एनी पुलिस स्टेशन यू कैन रिपोर्ट। उस समय साइबर क्राइम के एक ऑफिसर एक जगह पे बैठते थे, हम वहाँ गए थे। तो हमें भी सीखने को मिला कि कैसे वो प्रिंट आउट्स लिए जाते हैं आपके, जैसे आपके यूट्यूब पे कुछ वीडियोज़ आ गए तो उन वीडियोज़ का आप वहाँ से प्रिंट आउट लेंगे, अच्छा। अपना नाम लिखेंगे, आपका जो कंप्लेंट है वो लिखेंगे, साइन करेंगे, देन इट इज़ अ पार्ट ऑफ एविडेंस। बहुत बड़े बड़े नाम उसमें शामिल थे, नाम बड़े थे, एक्टर्स बड़े थे। तो उस केस में फिर कंप्लेंट फाइल हुई, तो फिर साइबर पुलिस ने उस समय, मतलब जब साइबर सेल डेवलप हो रहा था उस समय उन्होंने यूट्यूब से और ये सब से डिलीट करवाया। तो ये डिलीट हुआ। तो ये कैसे ट्रेल कैसे पता चलती है कि इसने किया? क्योंकि बहुत स्मार्ट हो गए आई थिंक डिजिटल जो करते हैं। आपस में इंडस्ट्री में पता था कौन कर रहा था। अच्छा। हाँ, ओ। वो तो पता ही लग जाता था। ओ। तो फिर इसलिए पुलिस ने इन्वेस्टिगेट किया। तो विक्टिम्स जब ज़्यादा हो जाते हैं तो ऑब्वियसली पुलिस पे भी थोड़ा प्रेशर पड़ता है। तो अगर जैसे आम जनता के लिए अगर कोई जैसे किसी की इमेज मॉफ करता है, कुछ ऑनलाइन डालता है या जैसे कहते हैं ना वीडियो कुछ सर्कुलेट करता है, तो इसमें पहली चीज क्या करनी चाहिए एक लड़की को? व्हाट आर द स्टेप्स शी शुड डू? देखिए, सबसे पहले तो स्क्रीनशॉट लेना चाहिए। किस किस मीडियम पे वो पिक्चर अवेलेबल है, उस चीज़ का आप स्क्रीनशॉट लीजिए। इट इज़ अ, मतलब इट इज़ एविडेंस, डिजिटल एविडेंस जिसे हम लोग बोलते हैं। किसी पे आपको डाउट है, आप उसके बारे में भी कंप्लेंट में लिख सकते हैं कि भाई मुझे इसके इसके बारे में डाउट है क्योंकि मैंने इसको पिक्चर भेजी थी। कभी कभी हो सकता है पिक्चर जेन्युइन भी हो, लेकिन आपने गलती से किसी को भेज दी, या समझिए आपके बॉयफ्रेंड को आपने भेज दी, बाद में उसने आगे रिलेशनशिप थोड़ा कुछ। ख़राब हो गया, फिर बॉयफ्रेंड ने सर्कुलेट कर दिया, तो आपको वो बैकग्राउंड में जाना पड़ेगा कि पास्ट में थोड़ा सा, कि आपने हो सकता है किसी को फ़ोटो भेजी हो व्हेन यू वर एंजॉइंग हेल्दी रिलेशनशिप, ये कर सकते हैं। आपको किसी और पे डाउट है, आप देख रहे हैं कि मेरा मोबाइल मैंने इस पॉइंट ऑफ टाइम पे किसी को दिया था, किसी और के हाथ में था, वो आप सोच सकते हैं। तो मतलब आपको थोड़ा बैठ के सोचना पड़ेगा, थोड़ा पास्ट में जाना पड़ेगा कि एक हफ्ता पहले या 2 हफ्ता पहले किसके हाथ में मोबाइल था, किसको मैंने भेजी हो गलती से। तो अभी जैसे आपने कहा कंप्लेंट कर सकते हैं, तो इसका कोई स्पेशल कंप्लेंट होती है? साइबर में जा सकते क्या हैं। नंबर्स होते हैं, कुछ आप बता सकते हो? कोई डू यू नो कि कैसे, मतलब यू जस्ट गो टू पुलिस स्टेशन एंड कंप्लेंट, कोई स्पेशल नहीं नहीं नहीं, ऐसा साइबर कुछ? क्राइम वहाँ ऑफिसर्स होते हैं, ओके। स्पेशली साइबर क्राइम सेल होता है, एवरी आप उसमें पुलिस जाके। स्टेशन विल हैव अ साइबर यस क्राइम यस यस, सेल। आजकल तो अच्छा। होते ही होते हैं। तो ऐसा नहीं कोई स्पेशल जगह जाके नहीं करना नहीं नहीं, पड़ा? गॉट इट। इट इज़ सिंपल नाउ डेज। एक और चीज़, जैसे इसी डिजिटल जो ये ट्रेल होती है, अगर आपने खुद पिक्चर मॉफ नहीं करी, मतलब यू आर नॉट द मेन पर्सन जिसने करी, बट आपने फॉरवर्ड करने में आपका रोल है, तो क्या तब भी कुछ एक्शन आप पे हो सकता है? हाँ, हो सकता है, अगर आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप क्या चीज़ फॉरवर्ड कर रहे हैं। तो तो ये पर द विक्टिम हैज टू कंप्लेंट अबाउट यू या? हाँ, तभी तो ट्रेल पता चलती है ना। विक्टिम तो उसी को करेगा जिससे मिला है। मिला है, फिर इससे इन्वेस्टिगेट होगा कि इसको कहाँ से मिला है। साइबर क्राइम में थोड़ी दिक्कत ये आती है कि ट्रेल लंबी होती है एग्जैक्टली। और टाइम बहुत कंज्यूम हो जाता है जब तक एक्चुअल एक्यूज तक हम लोग पहुंचते हैं। आपने अभी माइनर बॉय का केस बताया। क्या सोसाइटी अभी भी आपको लगता है, आप जब बात करते हो पेरेंट्स, पुलिस, टीचर्स एक्सेट्रा सबसे, कि लोग ये एक्सेप्ट ही नहीं कर सकते कि लड़कों के साथ कुछ हो सकता है? हाँ, अभी भी एक्सेप्टेंस नहीं है क्योंकि इट इज़ वेरी, मतलब अननेचुरल सा आता है कि लड़कों को कौन छेड़ सकता है ऐसा। अभी जब मुझे छेड़ा था तो उसके बाद मैंने ये शुरू किया था कि आई विल गिव लेक्चर्स एंड अच्छा, ब्रिंग आपके अवेयरनेस। साथ पर्सन? ओ। मैं आपको बताता हूँ, हाँ प्लीज। लोकल ट्रेन में भीड़ भी काफ़ी रहती है, तो हाथ पीछे करके मैं खड़ा था, मतलब ऐसे, तो पीछे मुझे कुछ महसूस हुआ, आई कुड फील इट। तो फिर थोड़ा ब्लैंक सा हो गया मैं, तो फिर मुझे धक्का वक्का भी लगा। स्टेशन था तो उतरे, घर जाके मैं 10-20 बार नहाया हूँगा उस दिन। तो मैंने सोचा था कि जब मुझे इतना बुरा लग रहा है तो लड़की को कितना बुरा लग सकता है। तब से हमने सोचा था कि ये ऐसे अवेयरनेस प्रोग्राम्स अगर करते हैं
इट्स गुड। कितने टाइम पहले की बात है ये? आप कब से आप अवेयरनेस प्रोग्राम्स कर रहे वाले? मैं कर रहा हूँ 2017 से। काफ़ी टाइम हो गया, हाँ, टाइम हो गया। अ डेकेड। अच्छा, कभी कभी जैसे हम मूवीज़ में तो देखा ही है, पर कभी कभी क्या होता है कि जैसे लड़का लड़की हैं, घर से भाग गए, या यू नो इफ दे वांट टू मैरी या जो भी, और फिर पेरेंट्स ने ढूंढ लिया उनको, तो पेरेंट्स के प्रेशर में आके लड़की बोल देती है हाँ इसने मुझे किडनैप किया, या तो इन केसेस को कैसे डील करते हैं? कोई आप केस से ही समझा दो, या तो कि इसके साथ क्या हुआ, किस केस में आप इनफैक्ट 2 एग्जांपल्स दे सकते हो, कहाँ फॉल्स था और कहाँ एक्चुअली में सही था। देखिए 3-4 कॉम्बिनेशंस हो सकते हैं हाँ। इसमें। 2 मेजर लोग भाग गए, तो इधर तो पेरेंट्स को पता नहीं है, तो किडनैपिंग की कंप्लेंट फाइल हो सकती है। बट वो दोनों लोग लौट आए और बता दिया कि भाई कंसेंट से गए थे, तो बात ही खत्म हो गई। मियाँ बीवी राजी क्या करे, वो दोनों मेजर हैं। दोनों माइनर हैं, एक केस ही हो सकता है, उस केस को छोड़ देते हैं क्योंकि बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। कम होता है और केस टू केस डिपेंड करता है। लड़की माइनर है, लड़का मेजर है, तो ऑब्वियसली पॉक्सो भी लग जाएगा, किडनैपिंग भी लग जाएगा। लेकिन कितने केसेस ऐसे हुए हैं जब वापस आए शी इज़ प्रेग्नेंट या बेबी हो चुका है और ऑन द वर्ज ऑफ मेजोरिटी है, तो कोर्ट्स ने हाल लीनियंसी दिखाते हुए माफ़ कर दिया कि ठीक है नाउ दे आर कोहैबिटिंग। और ऐसा भी बहुत कम हुआ है कि लड़का माइनर है और लड़की मेजर है। तो मोस्टली तो दोनों मेजर होते हैं। वो लोग लौट आए, उन्होंने बोल दिया कि मैं कंसेंट के साथ गई थी, तो बात ही खत्म हो गई। और अगर लड़की माइनर है लड़का मेजर है, वो दोनों गए और वापस आके पता चलता है कि शादी वादी हो गई है, बच्चे हो गए हैं, तो उस केस में भी कोर्ट लीनियंट रहते हैं आज। नहीं, बट यूजुअली क्या होता है, जैसे अभी तो आप कह रहे हो कि लड़की एक्सेप्ट कर लेती है कि हम कंसेंट से गई थी, बट यूजुअली कभी कभी लड़कियां बोलती हैं नहीं, इतने वो फैमिली प्रेशर में डरी होती हैं, तो कंप्लेंट फाइल होगी। कंप्लीट फाइल, Yes, एंड देन लॉ विल टेक इट्स यस कोर्स ऑफ यस एक्शन। यस यस। सो इस केस में देयर इज नो वे ऑफ फाइंडिंग कि यार ये इस पे प्रेशर डाला जा रहा है। उसके लिए हम जैसे हैं ना डिफेंस लॉयर्स, तो अगर लड़का हम जैसे लॉयर्स के पास आ गया, तो ऑब्वियसली पुलिस के हाथ बंधे हुए हैं, अगर हमारे तो नहीं बंधे हुए ना, तो हम तो कोर्ट में जो करना है करेंगे। अच्छा, ये पुलिस पे पास जैसे कंप्लेंट आती है क्राइम्स की अगेंस्ट वुमेन, हाउ डज पुलिस ट्रीट दीज रिपोर्ट्स? मतलब क्योंकि ना, व्हाई आई एम आस्किंग यू इज कि एक सबसे बड़ा हिंड्रेंस टू फाइल अ कंप्लेंट इज क्या, पुलिस स्टेशन जाना पड़ेगा, पुलिस से डील करना पड़ेगा, बिकॉज एक इमेज ऐसी बन गई है ना पुलिस की कि दे माइट हैरेस यू मोर। तो उस केस में मतलब व्हाट इज दिस देयर साइड ऑफ द स्टोरी, वो कैसे देखते हैं ये चीज़ें? नहीं, आजकल तो पुलिस वालों को काफ़ी सेंसिटाइज कर दिया गया है, काफ़ी प्रोग्राम्स होते हैं, लेक्चर्स उनकी क्राइम अगेंस्ट वुमेन की, तो मेरा स्पेशल लेक्चर सीरीज ही रहती है व्हेन एवर आई गो टू द पुलिस एकेडमीज। तो मैं देखता हूँ ऑलरेडी उनको काफ़ी पता है कि कैसे अगर लेडी स्टेप इन करती है तो कैसे उसके साथ बिहेवियर होना चाहिए। तो मेरा यही टॉपिक रहता है, एक तो लॉस सिखा देते हैं और दूसरा बिहेवियरल क्या अप्रोच होनी चाहिए आपकी व्हेन अ लेडी एंटर्स इनटू द पुलिस स्टेशन। तो कुछ पॉइंट्स जो होने चाहिए इन द बिहेवियर अप्रोच। अभी देखिए आप आई हैं पुलिस स्टेशन में, तो मैं तो हमेशा बोलता हूँ पहले तो चाय पानी पूछ लो। इतनी बहुत बड़ी बात मानी जाती पुलिस स्टेशन में अगर आपको कोई प्यार से अगर चाय भी पूछ ले तो। उसके बाद उनसे पूछा जाएगा कि भाई क्या कंप्लेंट है आपकी। तो जैसी कंप्लेंट में बोलती है कि ठीक है नॉर्मल लीव टीजिंग वगैरह है तो ठीक है, बट सेक्सुअल हैरेसमेंट है अगर, देन अ लेडी पुलिस ऑफिसर विल कम, या जो भी लेडी वहाँ अवेलेबल होगी वो आएगी, वो ही कंप्लेंट लेगी। उस समय अगर लेडी की कंसेंट है तो ये बैठ सकते हैं, तो बैठना भी ज़रूरी नहीं है क्योंकि कंप्लेंट थोड़ी पर्सनल नेचर की होती है वो। तो उसके बाद फिर पुलिस ऑफिसर्स को हम लोग ट्रेन करते हैं कि कैसे अप्रोच होनी चाहिए, किस टाइप के क्वेश्चंस पूछने चाहिए, किस टाइप के नहीं पूछने चाहिए, और कैसे उसको नॉर्मल लाना चाहिए। समझिए कोई लेडी विक्टिम है और सेक्सुअली हैरेस्ड है, तो आप समझो उसका माइंड फ्रेम क्या होगा जहाँ से वो आ रही है। True. तो उसको तो बहुत नीचे नीचे फ्रेंडली लेवल पे लाने के लिए बहुत मेहनत लगती है। तो ये सब ट्रेनिंग का पार्ट होता है। पर जैसे आपने कहा कि एक लेडी कांस्टेबल आती है या whoever is present, ऑफिसर या लेडी ऑफिसर, ऑफिसर, हाँ जो भी होगा वहाँ पे, आर विमेन सेंसिटाइज टू डील दिस प्रॉपर्ली? यस यस अब हो रही है। बिकॉज मेरे को लगता है कि उनको भी नहीं एग्जैक्टली पता है कि इस चीज़ को कैसे डील करना होता है। नहीं देखिए, एक तो ना पुलिस, मैं मानता हूँ पर्सनल मेरा ओपिनियन है, पुलिस कांट बी टू सॉफ्ट। उनकी ट्रेनिंग इस तरीके से नहीं, तो अगर वही सॉफ्ट पड़ जाएंगे तो एक्यूज तो फिर उनको बहुत हल्के में ले लेंगे। ट्रू। तो वो कहीं ना कहीं उनकी नेचर हो जाती है। अब जैसे मैं लॉयर हूँ या कोई डॉक्टर है, तो फैमिली में भी उसकी लैंग्वेज वैसी हो जाती है थोड़ी बात करने की, जो हमें पता नहीं चलता। एक लेवल तक आके यस वो थोड़ा सा सॉफ्ट हो सकते हैं, बाकी हम उनसे ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते नहीं आप तो बिल्कुल बिछ जाओ उनकी खातिरदारी करने में, ये नहीं हो पाएगा।
तो जितना तक आ सकते हैं नीचे उसको फ्रेंडली लेवल पे लाने के लिए, उसकी सारी बात सुनने के लिए इतना तक ठीक है। एंड दे आर नाउ मतलब फुल्ली ट्रेंड कि कैसे डील करना चाहिए। अगर मैं आपसे पूछूं कि डिफरेंस बिटवीन 10 years पहले ये केसेस कैसे डील होते थे टू अब, आपको क्या डिफरेंस दिखता है, बोथ इन टर्म्स ऑफ माइंडसेट, इन टर्म्स ऑफ रिपोर्टिंग जो होती है, जो विक्टिम है प्लस हैरेसर, मतलब क्या डिफरेंस है सिनेरियो में? देखिए सबसे बड़ी बात तो आजकल लेडीज़ को पता है कि उनके राइट्स क्या हैं, जो अवेयरनेस ज़्यादा है। ओके। तो अभी लेडी की अगर कंप्लेंट फाइल नहीं हो रही है तो लेडी भी खूब मतलब अपने राइट्स जानती है। सो शी कैन अप्रोच टू सुपीरियर्स ऑल्सो। समझिए आपके नीचे वाले ऑफिसर्स नहीं मान रहे हैं, शी विल गो एंड मीट हायर अथॉरिटीज, लाइक योर डीसीपी, डीसीपी, एसपी। एसपी या फिर कमिश्नर लेवल तक जा सकते हैं। ओके। वुमेन कमीशन में रिपोर्ट कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं। तो दे इन टर्न दे विल मतलब रिक्वेस्ट द कमिश्नर ऑफ पुलिस टू इनिशिएट एन इंक्वायरी। तो लेडीज़ को आजकल काफ़ी लोगों को पता रहता है कि ऐसा ऐसा होता है। बट अगर मैं कुछ स्पेसिफिक सेक्शंस की बात करूं तो पहले डाउरी का एक जो सेक्शन होता था 498A, उसमें आप देखते थे पहले बहुत स्ट्रिक्ट सेक्शन था। वो कंप्लेंट होती थी, जैसी कंप्लेंट हुई वैसे उठा लेते थे, कितनी भी दूर दूर हो। कोई जैसे बुआ कहीं कलकत्ता रह रही है, केस ऐसा भी आया था कि मेरी बुआ ने मुझे फ़ोन पे हैरेस किया, इसने हैरेस किया, तो उठाएंगे, लाएंगे, फिर नाम पता पूछेंगे। लेकिन जब फेक केसेस आने शुरू हुए थोड़े, तो जजमेंट आया कि भाई एक गाइडलाइंस बन गई पुलिस ऑफिशियल्स के लिए कि पहले अरेस्ट नहीं करेंगे, पहले पूछेंगे। काउंसलिंग भी होती है आउटसाइड पुलिस स्टेशन के अंदर भी, तब कहीं जाके फिर क्रूअल्टी देखी जाती है, तब एफआईआर वगैरह रजिस्टर होती है। कितने फेक केसेस हो जाते हैं, अगर मैं एक परसेंटेज पूछूं आपसे मोटा मोटा, रिपोर्टेड में, अगर डाउरी के जो केसेस होते हैं या हैरेसमेंट के, सेक्सुअल हैरेसमेंट के भी जो केसेस होते हैं, कितने फेक निकलते हैं? देखिए एज अ प्रोपोर्शन या परसेंटेज बताना तो बहुत टफ है, हाँ, लेकिन काफ़ी होते हैं आजकल। मतलब अगर मैं कहूँ 50 केस है तो उसमें आप बता पाओगे कितने ऐसे होते हैं? नहीं, क्योंकि जो जेन्युइन होते हैं वो कभी कभी रिपोर्ट भी नहीं होते। दैट्स ट्रू। हाँ, तो इसलिए हम परसेंटेज बताना तो बहुत ही मुश्किल है। बट अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कि कोई ऐसा डोमेस्टिक वायलेंस केस जो आपने देखा हो अपने टेन्योर में, या खुद आप जिसका पार्ट रहे हो, विच यू थॉट वाज वेरी डिफरेंट, एकदम आई ओपनिंग था, बड़ी मतलब बहुत मुश्किल था उस केस को या तो सॉल्व करना या जस्टिस दिलाना? एक दो तीन केसेस थे। तो एक केस में तो वो लेडी क्या करती थी, नई नई शादी हुई थी और हस्बैंड जब भी उसके पास जाना चाहता था तो वो एकदम से ऐसा बिहेव करती थी जैसे पागल सी हो गई है, उसको मतलब फिट्स पड़ रहे हैं। अच्छा। तो ऑब्वियसली कोई भी घबरा जाएगा। फिर वो गैस का पाइप काट देंगी और कटे हुए पाइप में फिर वो एसी वेसी सारे ऑन करके और घर से बाहर निकल के किसी मंदिर में बैठ जाएंगी। अच्छा। तो ऐसे केसेस भी आते हैं। फिर उल्टा ही होता है, हस्बैंड के ही अगेंस्ट एफआईआर हो गई, नहीं, डोमेस्टिक तो ये वायलेंस जो का केस फर्स्ट फाइल हो केस गया। आपने बताया इसमें फिर होता क्या था, मतलब ये तो इट्स अ बिहेवियर इशू, मतलब देयर इज नो हाँ, वायलेंस एज पर से। उनको हस्बैंड के साथ रहना नहीं था। हाँ। ये तो मैं एक वो बता रहा हूँ जो जेन्युइन नहीं है, हाँ। जेन्युइन बाद में बताता हूँ। हाँ। तो मदर फादर के साथ भी टॉर्चर हुआ, मतलब सास ससुर के अगेंस्ट। एफआईआर भी सास ससुर के अगेंस्ट ही फाइल हुई, हस्बैंड के अगेंस्ट फाइल हुई। तो हमने भी इंस्टॉल्ड सीसीटीवी छोटे छोटे घर में कि भाई क्या इनके एक्शन से ये पता चलने चाहिए। तब जाके लड़के को न्याय मिला। अब उल्टा ले लेते हैं, एक सोसाइटी में फंक्शन हुआ, बेस्ट कपल अवार्ड जीता एक कपल ने। तो सोशल मीडिया की जो फेकनेस है कभी कभी वो भी पता लगती है। और अगले दिन लेडी मेरे ऑफिस में आई कि हस्बैंड ने ताला चेंज कर दिया है और बच्चियां भी उसी के पास हैं और ही इज़ नॉट लेटिंग मी इन। मतलब कोविड का टाइम चल रहा तो भारी एक रह दिन गई। पहले बेस्ट कपल अवार्ड जी जी मिला जी था? जी, अच्छा। सोसाइटी के अंदर। ओके। तो झगड़े बहुत बढ़ गए। हाँ। तो उसके बाद फिर एफआईआर तो हुई बिकॉज क्रूएल्टी तो है ही, और डोमेस्टिक वायलेंस भी केस फाइल हुआ। दूसरा केस अलग था कि उसमें हस्बैंड कुछ नहीं करता था बट लड़की वॉज हाईली पेड, एक अच्छी रेप्यूटेड फर्म में अच्छे जॉब पे थी। और हस्बैंड को बिकॉज ऑफ डेट इनसिक्योरिटी तो उनको डाउट हुआ उस पर कि ये बाहर जाती है क्या करती है। तो वो पूरे शहर में घूमता था, हर होटल में चेक करता था किस होटल में रुकी हुई है। फिर उसने क्या करा, छोटे छोटे उसने कैमराज लगा दिया। अब उल्टा हो गया, आदमी ने लगा दिया। इट इज़ हैरेसमेंट। वो 1 किलोमीटर रेडियस के बाहर जाती थी तो इसके मोबाइल पे अलार्म बज जाता था कि ना शी हैज़ गॉन बियॉन्ड 1 किलोमीटर। सोसाइटी के नीचे उतरी तो भी किसी का फ़ोन आ जाता था हस्बैंड को, अरे ये उतर गई। मतलब इतने उसने चेक्स चेक लगा पॉइंट्स रखे थे। लगा हाँ देते। जबकि वो जाएगी अगर हाँ, जॉब कहीं करती तो है तो। जाएगी। यस।
then it is obviously a cruelty. ओके एंड देन इसमें क्या मतलब इवन सो बेसिकली ही इज नॉट फिजिकली हिटिंग हर नहीं फिजिकली भी हो जाता है, अच्छा फिजिकली हिटिंग, फोर्सिंग हिमसेल्फ, मेंटल हैरेसमेंट है मेंटल भी फिजिकल भी, क्योंकि नाउ ही वांट्स टू शो दैट ही इज सुपीरियर, तो वो सब कुछ करने की ट्राई कर रहे थे, मतलब फिजिकली भी फोर्स कर रहे थे, तो डोमेस्टिक वायलेंस के परव्यू में आ जाती है ये चीज़। और अगर आप किसी पे एकदम स्टॉक करेंगे इतने हद तक कि उसको नौकरी पे नहीं जाने दे रहे हैं आप, तो ये एक मतलब बहुत ही अलग लेवल की क्रूरल्टी है। एंड कॉर्पोरेट कल्चर के आते हैं आपके पास? कॉर्पोरेट में तो पॉश गाइडलाइंस चलती हैं, वो भी आ जाते हैं। मेन तो ये आता है कि आदमी लोग स्क्रैच करते हैं, जैसे कभी कभी अनइंटेंशनल भी कर लेते हैं कभी, तो लड़कियों की काफ़ी कंप्लेंट आती है कि इनको पता ही नहीं चलता कर क्या रहे हैं और हमारे सामने कर रहे हैं। तो ये एक तरीके का फिर मैं समझाता हूँ लोगों को कि हाँ भाई, इट कैन बी अ पार्ट ऑफ मतलब हैरेसमेंट, ये भी एक तरीके का हैरेसमेंट हो सकता है। आपने देखा होगा आजकल कॉर्पोरेट कल्चर में हम पीठ पे बहुत मारते हैं, जैसे दोस्ती यारी में हाथ पकड़ के खींच लिया, या कंधे पैट पे कर दिया, तो मैं तो हमेशा कहता हूँ अवॉइड ही करना चाहिए। क्योंकि वी नेवर नो कि लड़की को कब मतलब बुरा लग रहा है, वो नहीं बोल रही, इसका ये थोड़ी ना कि आप उसे पकड़ के खींच रहे हैं या पैट कर रहे हैं। एक दिन जब पेशेंस टूटेगा, सब्र का बांध टूट जाएगा, तो कंप्लेंट हो जाएगी। ये आप जैसे आपने अभी पॉश का नाम लिया, ये इसकी गाइडलाइंस क्या होती है? मतलब आर एवरी कॉर्पोरेट हाउस या कॉर्पोरेट में रहता है एक पॉश की वो इंटरनल आईसीसी बनती है, इंटरनल कंप्लेंट कमेटी बैठती है, पैनल होता है पूरा। तो लड़की जब कंप्लेंट करती है तो लड़की कैन कंप्लेंट, और उसके टाइमलाइंस होते हैं कि इस उसमें इन्वेस्टिगेशन पूरा होना चाहिए, तब तक उसे पेड लीव पे भी भेजा जा सकता है, लड़के को कहीं ट्रांसफ़र भी कराया जा सकता है। इस तरह की काफ़ी ब्रॉड गाइडलाइंस हैं उसमें। और ये पैनल जो है ये कंपनी के ही लोगों का होता है? 2-3 कंपनी बाहर के भी लोग होते हैं। ओके तो अभी जैसे आपने पॉश की बात की, कमेटी होती है, कोई ऐसा कोई केस आप एक्सप्लेन कर सकते हो जिसमें मतलब जो काफ़ी डिफरेंट था? बिकॉज ऐसे केस में प्रूव करना इतना मुश्किल होता है व्हेन ओनली टू ऑफ देम आर देयर और थर्ड पर्सन कोई होता ही नहीं, और क्या सही जस्टिस मिला उसमें फिर? देखिए ये एक कॉर्पोरेट में था, आई कांट नेम इट, बट मैं पूरी स्टोरी आपको बता देता हूँ। अब जैसे समझो आप बैठी हो तो, और इधर सामने आपका बॉस बैठा है, तो और ये टेबल है बीच में, तो बॉस क्या करता था, बॉस उठता था, पीछे जाता था लड़की के और ब्रेस्ट पे हाथ लेता हुआ वो कहता था ये फाइल मुझे दे दो, ऐसा करके। सेक्सुअली कलर्ड रिमार्क्स तो रहते ही थे, एंड फ़ोन पे काफ़ी पोर्नोग्राफिक एलिमेंट भी भेजा जाता था। लड़की ने कंप्लेंट करी तो एकदम हड़कम मच गया, क्योंकि कॉर्पोरेट बहुत अच्छा था और पहली कंप्लेंट ही होगी, नई नई अगेंस्ट द बॉस थी, या अगेंस्ट द बॉस थिंग। और बॉस भी थोड़ा मतलब बॉस ही था, मतलब अच्छे खासे उस पर रेप्यूटेड बॉस था वो। तो कंप्लेंट हुई, कंप्लेंट आईसीसी वालों ने बहुत बढ़िया टैकल करी। अब उसमें था एविडेंस, क्योंकि आप पीछे से जा रहे हैं, आपने ऐसे कर लिया, ये लड़की को तो पता है क्या क्या उसके अंडरगारमेंट्स पे कमेंट हो जाते थे। तो उसने हिम्मत दिखाई, उसने कंप्लेंट करी। तो हमने उसको बोला, जब वो मेरे पास आई, मैं कहा तुमने कंप्लेंट करी ना, स्प्रेड दिस वर्ड कि तुमने कंप्लेंट फाइल करी है, क्योंकि अगर आदमी ऐसा है तो उसने पक्का तुम्हारे साथ ही तो अकेले नहीं किया होगा, उसने 3-4 के साथ ज़रूर किया होगा। तो उससे तुम्हारे जो अप्रोच है आईसीसी की भी, इन्वेस्टिगेटिंग जो पैनल है उसकी, और बाकी लड़कियों को हिम्मत आएगी। उसने कहा धीरे धीरे वर्ड स्प्रेड कर दिया। यू वोंट बिलीव कि 7-8 लड़कियां सामने आईं, 7, और सब ने फिर कि मेरे साथ ऐसा हुआ है, मेरे साथ ऐसा हुआ है, मेरे साथ ऐसा हुआ है। देन फाइनली नौकरी से निकाल ही दिया लड़के को। पहले तो उसे कहीं ट्रांसफ़र करा था, बाद में नौकरी से निकाल के देन जस्टिस वाज डन। तो द गर्ल गॉट जस्टिस। यस यस यस। पर कुछ ऐसे भी केसेस होंगे जिसमें मिलता ही नहीं होगा, क्योंकि एविडेंस से समझ ही ना आए। मिलता नहीं है तो दे कैन पैरेलली फाइल अ पुलिस कंप्लेंट, तो वो लोग भी इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं। अगर यू डोंट बिलीव कि हाँ भाई आईसीसी में मेरा कुछ होने वाला है, तो आप पुलिस के साथ भी जा सकते हैं। गॉट इट। अच्छा, जब आप सेशंस लेते हो, अवेयरनेस कैंप्स करते हो, तो किस तरीके के क्वेश्चंस आपसे बच्चे पूछते हैं या कैसे क्वेश्चंस उनके पास आते हैं, एंड वहाँ पे क्या कहानियाँ बाहर आती हैं? कॉलेजेस में क्वेश्चंस बहुत अजीब फ़नी भी हो जाते हैं कभी कभी, जैसे कि टीचर के अगेंस्ट हम क्या कर सकते हैं अगर इसने मुझे डांट दिया। मेनली तो ये होता है कि लड़के चिट्स फेंक रहे हैं, इट इज़ एन ऑफेंस। लड़के, अच्छा। हाँ हाँ, कि एक आदमी दुकान बंद करके घर जाता था और इधर एक लेडी बाहर आके बर्तन साफ़ कर रही होती, तो उस पर चिट फेंक के जाता था हमेशा, उसकी आदत थी। उस पर लिख देते थे आई लव यू वगैरह करके। और भी काफ़ी उसने काफ़ी मतलब उसको
थ्रेटन भी किया कि भाई बताना मत किसी को ये करके। तो मतलब थ्रोइंग अ चिट, एक्ट ऑफ थ्रोइंग अ चिट ऑन अ वुमन इज इवन अगर कभी आउटरेजिंग द मॉडेस्टी। अभी कभी मस्ती में हो जाए कोई। अभी आपके ऊपर है, आपको अच्छा लगा या बुरा। मैं तो शुरू से कहता हूँ लड़की को बुरा लग रहा है देन इट इज़ अ कंप्लेंट, इट इज़ एन ऑफेंस। तो चिट्स फेंकते हैं, या मेरा किसी लड़के के साथ नाम जोड़ के मेरा मजाक उड़ाया जाता है, ये बहुत कंप्लेंट है, मतलब कॉमन एक वो आती है। स्टेयर करने की तो आती ही है। पेरेंट्स की कंप्लेंट आती है कि पेरेंट्स हमारी नहीं सुनते व्हेन एवर वी कंप्लेन कि भाई ये लड़का ऐसा है वैसा है। तो इस केस में तो मैं उनको यही बोलता हूँ कि कभी कभी टीचर से भी बात कर लिया करो, टीचर भी हेल्प कर देंगे। तो टीचर्स ने ही हमें बुलाया, तुम लोगों ने हमें नहीं बुलाया, तो यू शुड रिस्पेक्ट योर टीचर्स। टीचर से बात कर लो, शायद टीचर हेल्प कर पाए। तो ये मेजर रहती हैं। लड़कों की भी कंप्लेंट रहती है कि टीचर जो है फीमेल स्टूडेंट्स को ज़्यादा मतलब पार्शियल हैं टुवर्ड्स देम। तो ऐसे में फिर जो प्रिंसिपल वगैरह भी बैठे रहते हैं, और मेरी प्रैक्टिस है कि मैं चिट से मंगाता हूँ। मतलब ऑब्वियसली कोई खड़ा होके भरे बाजार कोई ये तो नहीं बोलेगा सर मेरी ये मेरे कंप्लेंट साथ है। ही हो, हाँ। तो मैं पहले ही चिट मंगा लेता हूँ एनोनिमस, और मैं प्रिंसिपल के हाथ में दे देता हूँ। अभी एक ही टीचर की बार बार 3-4 कंप्लेंट आ रही हैं तो प्रिंसिपल विल टेक केयर कि क्या करना चाहिए ऐसा। Got it. अच्छा, let me touch upon this big heinous crime which is rape. अगर God forbid किसी के साथ ये मिसहैप होता है, तो what are the first few steps? Because क्या होता है कि कभी कभी, जैसे मैंने कभी सुना है, ऑब्वियसली मैं किसी विक्टिम से नहीं मिली हूँ, बट मैंने सुना है कि उनको पता ही नहीं होता मेडिकल क्या होता है, उनको पता ही नहीं होता कि कपड़ों का क्या करना होता है, नहाना होता है कि नहीं होता। सो देर आर लॉट्स ऑफ दीज स्टेप्स विच पीपल डोंट नो। बट क्या उस विक्टिम को लीगली करना चाहिए जब उसने डिसाइड करा ही है कि भाई मुझे कंप्लेंट करनी है और उस मोमेंट के बाद करनी है, तो व्हाट इज द स्टेप? देखिए बहुत कुछ विक्टिम पे ही डिपेंड करता है। विक्टिम गई पुलिस स्टेशन, तो पुलिस वाले जो क्वेश्चंस पूछ रहे हैं उनमें पूरा एक तो साथ दीजिए आप। कुछ ऑब्वियसली अनकंफर्टेबल क्वेश्चंस आते ही आते हैं जो पूछने ज़रूरी भी हैं, वो आप उनको पूछने दीजिए, उनका आंसर दीजिए। आपके साथ कोई है, समझो मैं आपको प्रैक्टिकल एक अप्रोच बताता हूँ क्या क्वेश्चंस होने चाहिए। एक लड़की एंटर करती है, मेरा रेप हुआ है, मेरे साथ गलत हुआ है, तो भाग के पुलिस वाला जो जाएगा एक लेडी को बुला के लाएगा, लेडी पुलिस ऑफिसर को, वो उसका स्टेटमेंट लेगी। अब लेडी पुलिस ऑफिसर क्या क्या पूछेगी, आप अकेली रहती हैं क्या, रहती हैं तो किसी को बुलाएं, तो उससे क्या वो धीरे धीरे नॉर्मल होगी कि हाँ भाई कोई है मेरी सपोर्ट में। तो आप लड़की की क्या जिम्मेदारी है, उस समय किसी को बुलवा लीजिए बिकॉज यू आर ऑल अलोन। ठीक है। अभी क्वेश्चंस ये भी होंगे कि आप जिन लड़कों ने रेप किया आप उनको जानती थी क्या, तो बहुत ही सोच समझ के कि हाँ जानती थी या नहीं जानती थी, यू शुड कॉपरेट। उसके बाद आती है बात मेडिकल की। अभी कई बार क्या होता है कि मेडिकल देखिए कंपलसरी नहीं होता है, लेकिन अगर मेडिकल नहीं होगा तो आपका केस वीक हो जाएगा क्योंकि आप मेडिकल नहीं करा रहे हैं। तो मेडिकल तो ज़रूर कराना ही चाहिए। अभी ये नहीं, अभी लेडीज़ के क्या कभी कभी आंसर्स आ जाते हैं, मेरे साथ तो बुरा हो गया, मुझे कोई परवाह नहीं आगे वाले का क्या हो, या अब मुझे क्या पता उनका कुछ होगा भी होगा, या मुझे क्या पता पुलिस मेरा सपोर्ट करेगी नहीं करेगी, कॉपरेट करेगी नहीं करेगी, वो तो बड़े इन्फ्लुएंशियल लोग हैं, उनका क्या होने वाला है। तो वो मेंटलिटी थोड़ी तोड़ के, थोड़ी हिम्मत दिखा के आप मेडिकल के लिए जाइए। स्टेटमेंट्स होते हैं आपके, और पुलिस बहुत कॉपरेट करती है। ऐसा नहीं है कि ओपन पब्लिक में आपके स्टेटमेंट्स हो रहे हैं, घर भी जाती है पुलिस, प्राइवेट में जाके स्टेटमेंट्स लेती है। इवन कोर्ट्स में भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पे स्टेटमेंट्स हो जाते हैं। तो थोड़ी हिम्मत दिखाने की ज़रूरत है, थोड़ा एविडेंस पे ध्यान दीजिए। जैसे कपड़े वगैरह हैं वो तो पुलिस वाले खुद भी गैदर करेंगे, डिजिटल कुछ एविडेंस है वो हमारी क्या आदत रहती है, हम पहले डिलीट कर देते हैं। और कभी कभी ये आदत रहती है कि कुछ पार्ट दिखा दिया और मैसेज का कुछ पार्ट छोड़ दिया। तो वेन एवर यू आर प्रोड्यूसिंग सम एविडेंस, तो उसकी पूरी टाइमलाइन और कंटिन्यूटी वो बराबर से रहनी चाहिए, तभी वो थोड़ा एविडेंस स्ट्रांग हो जाता है। पर आपने जो जैसे क्राइम्स विमेन के अगेंस्ट जो होते हैं, अगर मैं कहूँ स्मॉल सिटीज़ वर्सेस मेट्रोज, क्या आपको लगता है मतलब कहाँ ये ज़्यादा अभी हो रहे हैं या कहाँ ज़्यादा होते हैं? कोई ऐसे स्टेटिस्टिक्स हैं हमारे पास? देखिए मेट्रो में पॉपुलेशन ज़्यादा है तो ऑब्वियसली प्रोपोर्शन ज़्यादा हो जाता है। नॉर्मल सिटीज़ में थोड़ा डर रहता है, थोड़ा छोटा शहर होता है तो लड़के को भी डर रहता है, मुझे यहाँ सब जानते हैं, मेरी फैमिली को जानते हैं। बड़े शहरों में तो देखिए क्या होता है, किसी के पास टाइम भी नहीं होता, कभी कभी ऐसा होता है कि एक नेबर दूसरे नेबर को नहीं जानता ज़्यादा अच्छे से, तो वहाँ थोड़ा प्रोपोर्शन रेशियो ज़्यादा हो जाता है। अच्छा, अब हम कोर्ट्स की बात करते हैं। कहते हैं कि ऑब्वियसली कोर्ट्स में जस्टिस मिलने में बहुत समय लगता है बिकॉज ऑफ
various reasons on the number of cases that we have and the number of lawyers and judges that we have, उसका proportion भी बहुत skewed है. तो आम तौर पे जब अगर एक हैरेसमेंट कंप्लेंट कोर्ट तक पहुंचती है तो कितना समय लगता है उसको वो कंप्लेंट को फाइनली उसके वर्डिक्ट तक पहुंचने में. एंड सिमिलरली अगर एक रेप केस तक कंप्लेंट पहुंच रही है तो उसको कितना टाइम लगता है? नहीं देखिए, रेप केसेस वगैरह की तो टाइमलाइन सेट होती है कि चार्जशीट इतने महीने में, कोर्ट का केस नॉर्मल अच्छा चलता है. कितना ड्यूरेशन होता है पर यूजुअली? पहली बात तो ये कि हम जुडिशरी को भला बुरा कहने के लिए सबसे आगे आ जाते हैं. अभी हमारे जजेस कितने हैं, ठीक है, और हम नॉर्मल पॉपुलेशन कितनी है इंडिया की, वो देखिए. आपका कोई केस होगा और आपको क्या एक्सपेक्टेशन रहेगी कि जज आपको पूरा टाइम दे. ठीक है, आपकी तो एक्सपेक्टेशन ये रहेगी कि आज पूरा दिन ये जज सिर्फ मेरा ही सुने. समझिए नॉर्मली 5 मिनट भी सुन लिया और केस लगे 80 मल्टीप्लाइड बाई 5 कितना हो गया? 400 मिनट तो होंगे. अभी मुझे बताओ दूसरी चीज़, कितनी देर आप किसी का झगड़ा सुन सकते हो नॉर्मल? आप बाद में बोला अरे जाना यार, मेरा दिमाग ख़राब कर दिया, सुबह से सिर दर्द हो गया मेरा. 10 से 11 से 5 बैठे हैं, उसमें सिर्फ 1 घंटे का ब्रेक होता है. कॉर्पोरेट में तो आदमी काम करता है, चाय पीता है, काम करता है, चाय पीता है, लंच में भी जाएगा तो बाहर टहल टहल के आधे घंटे के बाद ऑफिस आएगा वापस. यहाँ जजेस क्या कर रहे हैं? पूरा झगड़ा आपका सुन रहे हैं, पेशेंटली सुन रहे हैं, उस पर जजमेंट भी पास हो रहा है और उस पर इतनी लंबी लिस्ट होती है. कई कई जजेस तो कितनी बार तो ये हो चुका है कि 6-7 भी बज गया है, सुबह सुबह 10 बजे से भी शुरू कर रहे हैं. प्रॉब्लम यहाँ जुडिशरी की नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि नंबर जो है जजेस के वो बढ़ा दिए जाएं तो काफ़ी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी. एज पर द नंबर ऑफ केसेस जो होते हैं. बट अगेन कमिंग बैक टू, तो यूजुअली कितना टाइम लगता है अगर ये ऐसे केसेस फाइल होते हैं? मतलब देखिए, टाइम कभी कभी लगना ज़रूरी भी है, क्योंकि कहते हैं कि भाई एक 100 गुनहगार बच जाए लेकिन एक गुनहगार को, बेगुनाह को फांसी नहीं होनी चाहिए, सज़ा नहीं होनी चाहिए. तो जब तक हमारी ब्यूटी यही है कि अभी देखिए कसाब का भी कितना लंबा चल गया. ठीक है, मान लो फेक केस है और लड़का उसमें फंसा हुआ है, मैं उठा के 2 दिन में जजमेंट तो एक्सपेक्ट नहीं कर सकता कि जज से कि हाँ भाई वो दे दें और इसको फांसी पे लटका दें या 10 साल की सज़ा दे दें कि भाई इसी ने रेप किया. बाद में पता चला रेपिस्ट ये था ही नहीं, कोई और था. तो इसलिए टाइम लगता है, एविडेंस का टाइम लगता है, क्रॉस एग्जामिनेशन होता है उसमें टाइम लगता है. तो थोड़ा टाइम लगता है और थोड़ा तो लगना भी चाहिए. मैं ये नहीं कह रहा कि, बट हाँ एक जज की आप सोचो 10 सवाल भी पूछूंगा अगर एक्यूज से तो उसमें कम से कम 10-15 मिनट तो जाएगा ना. तो इसलिए थोड़ा, और कितने विटनेसेस ऐसे हैं जो उस समय होते हैं बाद में वो हॉस्टाइल हो जाते हैं, कितने विटनेसेस ऐसे हैं कि अब हम आ रहे हैं. तो हर विटनेस को क्रॉस करना इट्स अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस. अच्छा, व्हाट इज द वर्ड, मतलब इसमें क्या सजाएं होती हैं ये आप बताना जरा. इफ यू डिवाइड इट, डोमेस्टिक वायलेंस में क्या, सेक्सुअल, हर एक की अलग अलग होती है. जैसे रेप की लाइफ इम्प्रिजनमेंट, डेथ भी हो सकता है, किसी किसी केस में 3 साल भी होता है जो नॉर्मल ऑफेंसेस होते हैं, किसी किसी केस में 10 साल भी होता है. तो इट डिपेंड्स किस सेक्शन में क्या पनिशमेंट है. बट रेप में डू दे गिव डेथ पेनल्टी अब? आपको याद होगा निर्भया, हाँ, तो उसमें तो हुई थी. मतलब वो तो एक ऐसा इतना भयानक केस था कि अगर उसमें भी नहीं होती तो लाइफ इम्प्रिजनमेंट और डेथ हो जाती है. अच्छा, जैसे अभी आपने कहा कि डाउरी के पहले तो जैसे जब केस होता था तो पुलिस सीधा उठा के ही लाती थी, उसके बाद फेक केसेस आने लगे तो कोर्ट चेंज इट्स रूल्स कि कैसे आपको डील करना चाहिए. तो कैसे फेक केसेस होते हैं ये डाउरी का, पता कैसे लगता है ये इवेंचुअली जब आप इन्वेस्टिगेशन करते हो कि फेक ऐसे था? एक लेडी गई पुलिस स्टेशन, एफआईआर कराई, हस्बैंड के अगेंस्ट कराई, क्योंकि डाउरी की केस सेक्शन की डेफिनेशन है कि क्रुएल्टी बाय हस्बैंड एंड हिज रिलेटिव्स. तो समझिए सिस्टर है हस्बैंड की, उसके अगेंस्ट कराई, मम्मी पापा के अगेंस्ट कराई, जो उस घर में दादा दादी उनके अगेंस्ट भी करा दी. बाद में पता चला दादा दादी तो 6 महीने से बेड रिडन है, तो वो तो उठ भी नहीं सकते, मारेंगे तो क्या. फिर ऐसे केसेस आने लगे कि ये हो गया कि जो भी है फैमिली में सबका नाम लिखवा दो, भले ही वो दूर रह रहे हों या कहीं रह रहे हों. इस चीज़ की इंटेंसिटी पता चली. बाद में ये पता चला कि भाई सब्जी में कुछ कम पड़ गया, तो वो भी क्रूअल्टी के केसेस ऑनरेबल हमारे एपेक्स कोर्ट तक जाने लगे. तब जाके फिर वो गाइडलाइंस है कि भाई इतनी फेकनेस भी ठीक नहीं है. क्रूअल्टी का मतलब ये होना चाहिए कि यू आर ऑन द वर्ज ऑफ कमिटिंग सुसाइड, वो होती है क्रूअल्टी.
सब्जी में नमक कम है हस्बैंड ने बोल दिया और आपको बुरा लग गया, दिस इज नॉट क्रूअल्टी। श्योर। आपको बहुत बुरी तरह मारा जा रहा है, मतलब जो जेन्युइन केसेस है उसमें तो वो सीजन बॉल होती है क्रिकेट की, उसको रुमाल में बांध के सीधा मार दिया, हॉकी स्टिक से मार दिया, काट लिया तो उसकी बोन्स तक दिख गई। ये तो दिस इज बहुत ही क्रूएल्टी दिस है। इज क्रूअल्टी कि आप मरने पे उतारू हो जाओ कि भाई इससे अच्छा तो मैं मर जाऊं। दिस इज क्रूअल्टी। जैसे हस्बैंड ने इतना आपको परेशान कर दिया, सीसीटीवी फिट कर दी हर जगह, दिस इज क्रूअल्टी। लेकिन हाँ, वो बेचारे जो बेड से नहीं उठ सकते वो आपको मार नहीं रहे, फिर भी उनका एफआईआर में नाम है, तो दिस इज फेक। तो जब फेक पकड़ा जाता है तो देन व्हाट इज द सजा, क्या होता है? देखिए केस तो इनका है, तो ऑब्वियसली जो लड़के हैं उनकी फैमिलीज हैं वो तो क्वॉशिंग ऑफ कंप्लेंट की प्रेयर करते हैं, तो उनका क्वॉश हो जाता है। Okay. आगे तक लेके जाना चाहें और फेकनेस इफ़ यू कैन प्रूव इट, तो सेक्शंस हैं, क्योंकि आपने एफिडेविट्स प्रोड्यूस किए हैं कोर्ट में, आपने फॉल्स एविडेंस दिया है, तो उस केस में फिर उल्टी सज़ा भी हो सकती है। तो क्योंकि फेक केसेस आए तभी बहुत रूल्स एंड रेगुलेशंस में भी चेंजेस आए। तो कोई ऐसा केस हुआ है जिसमें द पार्टी हु वाज रॉन्गली अक्यूज्ड, उन्होंने वापस उन पे कंप्लेंट किया है, करी हो, एंड किया है, देन किया व्हाट है। हैपेंड, एंड एक डर कैसे बैठा लोगों में कि यार फेक केस नहीं करना चाहिए अब? नहीं देखिए, डर तो नहीं बैठा है अभी तक। अच्छा, अभी भी केसेस तो बहुत आते आते हैं, हैं। केसेस तो आते हैं। ओके। एक बार एक हस्बैंड ने, मतलब एक स्ट्रेंजर था, तो लड़की और उसकी, मतलब लेडी और उसकी बेटी पुलिस स्टेशन में गए कि ये हमें हैरेस कर रहा है, बाद में पता चला नहीं था, तो लड़के ने ही उल्टा फिर केस फाइल कर दिया था। एंड मतलब हाउ कैन यू, थोड़ा आप एक्सप्लेन कर सकते हो? मतलब यही कि फॉल्स कंप्लेंट है, डिफेमेशन हो गया मेरा, और अगर कोर्ट में जाते हैं तो कोर्ट ने भी काफ़ी बार रिप्रिमाइंड किया है कि लेडी को काफ़ी डांट भी लगाई है। कैन यू टेक मनी फॉर, इन टर्म्स ऑफ, अगर आपका डेफोमेशन है या कुछ है फ्रॉम द हाँ, फॉल्स? डिफेमेशन में तो देखिए दोनों तरीके के केस फाइल हो सकते हैं, क्रिमिनल एक सिविल, तो आप यू कैन ऑब्वियसली आस्क फॉर, अगर आप बहुत वेल रिप्यूट आदमी हैं, प्रोफेशनल हैं, अच्छे हैं, समझिए कोई प्रोफेशनल हाईली क्वालिफाइड डॉक्टर है, उसके अगेंस्ट आ रहे हैं, तो ऑब्वियसली उसकी प्रैक्टिस पे असर पड़ता है, तो वो मॉनेटरी मांग सकता है कॉम्पनसेशन। अच्छा, एलिमनी का क्या, आजकल इतनी ये बज़वर्ड हो गया है थोड़ा सा, ये एलिमनी के क्या रूल्स होते हैं और कैसे बंदे को अपनी कोई ऐसी प्रीनअप करनी चाहिए, या क्या है ये एलिमनी के रूल्स, थोड़ा आप बता सकते हो? हाउ डज दिस वर्क? देखिए पहले तो अकॉर्डिंग टू फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस ऑफ ईच केस डिफरेंट होते हैं, तो एलिमनी तब डिसाइड होती है। अभी आदमी नहीं कमा रहा है, लेडी कमा रही है, तो उसमें थोड़ा उल्टा हो जाता है, एलिमनी कम हो जाती है, बिकॉज डॉक्यूमेंट्स देखे जाते हैं फाइनेंशियल्स की कितने कमा रहे हैं। घर है, घर अगर हस्बैंड के नाम पे है तो यस वो एलिमनी का पार्ट हो सकता है, लेकिन आजकल ये भी देखा जाता है कि लेडी और आदमी की इनकम में डिफरेंस कितनी कितना है। डिस्पैरिटी हो है? सकता है यही घर पे बैठा है और ये कमा रही है, तो उस केस में तो कभी कभी नहीं भी मिलती इतनी ज़्यादा एलिमनी। तो प्रीनप्स का क्या है, देखिए शादी एक पवित्र एक बंधन माना गया हमारी कंट्री में, तो उसको कॉन्ट्रैक्ट की सीमाओं में आप उसे बांध नहीं सकते। तो हाँ, वो एक एग्रीमेंट है, आप उसको एज अ एविडेंस आप प्रोड्यूस कर सकते हैं कि हमारे बीच में ये कंडीशंस थी, बट उसके बेस पे शादी करना तो वो उतना लीगल नहीं है कि आप शादी पूरी एक एग्रीमेंट के बेस पे करेंगे। दूसरी बात, आजकल लोग क्या करते हैं, जैसे आदमी के नाम पे घर है तो वो पहले ही ट्रांसफ़र कर देता है मदर के नाम पे कर दिया, किसी और के नाम पे कर दिया, तो मेरे पास तो कुछ बचा ही नहीं, तो लेडी को कुछ नहीं मिलता। तो इसलिए आदमी लोग भी अब थोड़े से वो हो गए हैं, थोड़े कैलकुलेटेड कि हाँ भाई कैसे कैसे हम बच सकते हैं। क्योंकि डिवोर्स इतने सस्ते नहीं हो पा रहे ना हाँ, अब। सस्ते एवरी नहीं हो पा रहे, हाँ। एक डिवोर्स कर कहना आसान है, बट जो उसके बाद की जो लीगैलिटीज हैं, इट्स नॉट इजी। एंड कभी कभी मुझे लगता है कि एलिमनी, अगर एक आदमी उतना केपेबल नहीं है देने के लिए, फिर भी अगर देनी पड़े तो इट्स लिटिल बिट, कहीं कहीं एक नहीं, अब तो इनजस्टिस नहीं होता? आपके फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स पहले ही मांग लिए जाते हैं एलिमनी डिसाइड करने से पहले। एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ का पूरा पूरा दोनों पार्टीज़ का स्टेटमेंट एक कोर्ट में सबमिट होता है, उसके बेस पे ही वो सब, मतलब हर डिटेल होती है कि आपके एसेट्स कितने हैं, एसेट्स में भी क्या क्या चीज़ें आपके पास हैं, आदमी के पास, इधर लेडी का भी देखा जाता है इनकम, फिर डिसाइड होता है। अभी कोई ऐसी कुछ ऐसे लैंडमार्क चेंजेस या रूल्स में कुछ चेंजेस आ रहे हैं, या आने वाले हैं कुछ ऐसा, वेयर एज क्राइम अगेंस्ट वुमेन इज कंसर्न? कोई ऐसी चीज़ें हैं जो इन द पाइपलाइन है, जो गवर्नमेंट देख रही है या जुडिशरी देख रही है? अभी तो देखिए बीएनएस आ ही गया, तो उसमें सबसे बढ़िया क्या चीज़ हुई है, डेफिनेशन चेंज करी है, मेल फीमेल की जगह पर्सन कर दिया है, तो उसमें ट्रांसजेंडर्स थोड़े से
इन्वॉल्व हो जाते हैं। बाकी किसी किसी डेफिनेशन में मैन अगेंस्ट वुमेन था, उसे हुएवर कर दिया है कि समझिए ट्रेन में है तो आप हुएवर इज कमिटिंग अ क्राइम अगेंस्ट वुमेन, तो उसमें लेडी भी इन्वॉल्व हो गई और आदमी भी इन्वॉल्व हो गया। पहले भी हुएवर ही था, क्रुएल्टी में भी हुएवर ही है। मतलब वुमेन के लिए तो काफ़ी खुले हुए हैं अगर हम देखें ऑफेंसेस, कि कोई भी करे तो। अभी स्टॉकिंग है तो मैन करे तो, बट डिस्ट्रोबिंग है, वॉयरिज्म है तो हुएवर ही आ गया है। तो ये सब अच्छे चेंजेस हैं। तो स्कोप ऑफ स्कोप ऑफ ऑफेंस जो है वो बढ़ गया है। गॉट इट। अगर मैं कहूँ टू क्लोज, अगर मुझे पॉडकास्ट क्लोज करना हो, कोई एक मैसेज जो आप देना चाहें टू वुमेन एज अ लॉयर, के जो उनका डर निकाल सके बाहर, बिकॉज एक ही चीज़ रोकती है उनको, वो है इज्जत का, अपना इज्जत का डर। तो वो चीज़ पे अगर आप कुछ उनको बता सके कि ये इतनी बड़ी बात नहीं है कि आप डर के अपनी कंप्लेंट दबा दो और अपने गुड गुड के मरो। मतलब इफ़ दैट वन मैसेज दैट कैन गो आउट फ्रॉम योर साइड, तो ये शायद लोगों को समझ आए थोड़ा सा। देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से एक ही बात कहना चाहूँगा कि लेडी रुकती है अपनी इज्जत की डर से, तो आप फिर ये भी सोचो जो आपको हैरेस करके गया उसने आपकी इज्जत का कितना ध्यान रखा है। तो कम से कम आपकी इज्जत किसी और कोई छेड़ के चला गया तो वो ज़्यादा आपको पूरी उम्र भर एक बैड एक्सपीरियंस देगा, एक सैड एक्सपीरियंस देगा। इसलिए उसके अगेंस्ट एक्शन लेने में कोई बुराई नहीं है, और जब आप धीरे धीरे उस प्रोसेस में जाएंगी यू विल गेट कंफर्टेबल। ऐसा नहीं, और लॉज आपके साथ हैं इंडिया के। आप ये कंप्लेंट लेना इट इज़ मस्ट फॉर एन ऑफिसर, तो आप ये सोच के जाएं। मतलब आप अपनी पे आ जाएं तो कमिश्नर साहब तक हिल सकते हैं, ऐसा तो इतनी पावर्स हैं आपके पास। तो एटलीस्ट घर में चुप रह के तो मत बैठिए, आप आगे आएंगी तभी कुछ और लड़कियां शायद बच जाएं। तो यही मेरा मैसेज है कि निडर होके भय मुक्त होकर आ गया है। तो सर एक ऐसे ही छोटा सा क्विक रैपिड फायर करते हैं, आपके वन वर्ड येस नो आंसर्स या कुछ वन लाइनर्स जो आप बताना चाहें। व्हाट इज द पनिशमेंट अगर फॉल्स केस फाइल हुआ हो और वो प्रूव हो जेल जाए? हो सकती है आपको। जेल हो सकती है। इंडिया की रैंकिंग वुमेन सेफ्टी इंडेक्स में आपको क्या लगता है कहाँ है? सुधर रही है। बहुत ही आपने कहते हैं ना पॉलिटिकली करेक्ट आंसर दिया है। एक लॉ इंडिया में रिलेटेड टू क्राइम अगेंस्ट वुमेन जो बिल्कुल चेंज हो जाना चाहिए। अब थोड़ा आदमियों को भी इंक्लूड कर देना चाहिए। एक मिथ जो लोगों को अब अपने दिमाग से निकाल देना चाहिए ये जहाँ मेरे तक साथ नहीं हो हैरेसमेंट सकता। केसेस कंसर्न है। वन थिंग गर्ल्स शुड स्टार्ट डूइंग इमीडिएटली अपनी सेफ्टी के लिए। सेल्फ डिफेंस टेक्निक्स आपको सीखनी चाहिए, ये मस्ट है। हाँ, बेसिकली। और वन थिंग बॉयज शुड बी टॉट इमीडिएटली ग्रोइंग अप के लड़कियों के उनको साथ तो ऐसे कैसे अवेयरनेस डील सेशंस करना है। में बिठाना ही चाहिए कि उनको पता लगना चाहिए कि कौन सा टच आपको जेल में डाल सकता है। आई वुड लाइक के ये पॉडकास्ट को व्यूज या वो तो चलो हम चाहते हैं हमेशा मिले, बट ये एक मैसेज है जो मैं चाहती हूँ कि हर घर तक पहुँचे, क्योंकि हर घर में आपकी बेटियां हो सकती हैं, आपकी बहनें हो सकती हैं, यू हैव मदर्स। ये सिर्फ पॉडकास्ट लड़कियों के लिए नहीं है, उतना ही लड़कों के लिए है। बिकॉज आई थिंक ये एक ट्रेनिंग है जो लड़कों को भी अब सारी माएँ देने शुरू हो गई हैं। एंड आई थिंक स्कूल्स, एनवायरनमेंट, हर जगह ये चीज़ की एक वो कहते हैं ना एक पूरा वो एक एनवायरनमेंट बना है जिससे समझ आ सके कि लड़के लड़कियों के राइट्स क्या हैं एंड उनको कैसे अपनी लाइफ निडर होके जीनी चाहिए। सो ऑल आई कैन से इज प्लीज़ इसको शेयर कीजिए जितने लोगों के साथ आप कर सकते हैं। डू सब्सक्राइब टू द चैनल, बिकॉज तभी आपको ऐसी इंफॉर्मेशन पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन मिलेगी ऑन डेली लाइफ प्रॉब्लम्स जो बहुत सारे लोग जिससे जूझते हैं। आज के लिए इतना ही, और कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपने एक्सपीरियंसेस लिखिए कि कभी अगर आपको कभी ऐसी प्रॉब्लम हुई हो, आप इससे जूझे हो, या आपके फैमिली में कोई लड़की आपके पास ये प्रॉब्लम लेकर आई हो, तो उसको भी आप मेंशन कीजिए। एंड इट विल बी नाइस टू सी एंड हियर कि कितने लोग ओपन अप करते हैं और इस बारे में बताते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। समझे क्या।